सबसे पहली बात यह है कि यहां पर ये ऊर्जा है, क्या है? ओके, इस ऊर्जा को आप इसका स्वरूप बदल सकते हैं। आपके पास मान के चलिए तापीय ऊर्जा है, टेम्परेचर के रूप में ऊर्जा है। अब पहली बात तो ऊर्जा है क्या? हर वो चीज जिससे हम कार्य करा सकते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे चलती हुई हवा हो, सुन रहे हो, चाहे रासायनिक ऊर्जा हो, चाहे प्रकाश ऊर्जा हो। तो इस ऊर्जा का हम रूप परिवर्तित कर सकते हैं। कई बार हम इसे कार्य में बदल सकते हैं, और या फिर इस ऊर्जा को हम विभिन्न रूपों में बदल सकते हैं। एक ऊर्जा जैसे प्रकाश ऊर्जा को आप सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, निकल लेते हैं, हाँ या ना? आप प्रकाश ऊर्जा को आप तापीय ऊर्जा में बदल लेते हैं, तो आप बहुत सारी चीजों में बदल लेते हैं। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, या ऊर्जा को सीधे काय में बदल देते हैं? पक्का? यानी कार्य और ऊर्जा एक ही बात है, ठीक है? कार्य और ऊर्जा पक्का? अगर आप पहले कार्य करेंगे, क्या करेंगे? मान के चलिए आपने जनरेटर घुमाया, पहले कार्य हुआ, बाद में ऊर्जा पैदा हुई। नहीं आ रही बात समझ में? जब कभी कार्य होता है तो ऊर्जा पैदा होती है, या ऊर्जा से क्या करा सकते हो? और सारी ऊर्जा काय में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हम जितनी ऊर्जा देते हैं सारी की सारी कार्य में नहीं परिवर्तित हो पाती, क्योंकि कल हमने पढ़ा था घर्षण के कारण कुछ ऊर्जा काय में बदल जाती है, हाँ या ना? लेकिन अभी हाल हम ऐसा कह सकते हैं कि ऊर्जा काय में बदल जाती है, कार्य काय में बदल जाता है। ओके, इस कार्य का दूसरा नाम है यांत्रिक ऊर्जा। क्या नाम है? ये जो हम काम करते हैं ये एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है, सुन रहे हो? अच्छा, मेन बेस क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक, जब ऊर्जा ही काय में बदलती है, इसीलिए इसका मात्रक और इसका मात्रक एक ही होता है, और इसीलिए ऊर्जा कार्य है, कार्य ही पक्का। जब ऊर्जा अदिश राशि है तो कार्य भी। ओके, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि एक्चुअली ऊर्जा है क्या। सीधी बात यह है कि आपके अंदर जितना कार्य करने की बुंदेलखंडी में कहें दम है, अपनी भाषा में कहें जितना कार्य करने की दम है, सुन रहे हो, उसे हम कहते हैं ऊर्जा। क्या कहते हैं? ध्यान रखना, आप यहां से यहां तक 100 ईंटें वहां फेंक सकते हैं, आप में 100 ईंटें फेंकने की ऊर्जा है। नहीं आ रही बात समझ में? यहां पर समय का कोई बॉन्ड नहीं है। एक आदमी ने 100 ईंटें दिन भर में फेंकी, एक आदमी ने 100 ईंटें 4 घंटे में फेंकी, दोनों में ऊर्जा बराबर है, ऊर्जा बराबर है, क्योंकि यहां समय की कोई पाबंदी नहीं आ रही बात समझ में? आप हमारी बात समझ रहे हो? क्लियर? तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। लेकिन अब मुद्दे की बात पर आते हैं हम, देखें जरा कार्य। पहले हम पढ़ेंगे कार्य, फिर हम बाद में पढ़ेंगे ऊर्जा। क्लियर है? अब पहले हम बेस लेकर के चलते हैं कार्य। अब देखो जरा कार्य है क्या। ऊर्जा से एक कारक पैदा होता है जिसे हम कहते हैं बल। क्या कहते हैं? हाँ या ना? हमने किसी वस्तु पर बल लगाया, किसी वस्तु पर, और वो वस्तु अपने स्थान से सरक गई, अपने स्थान से। अरे क्लियर है? तो हम कहेंगे कि उस पर कोई ना कोई कार्य हुआ है। समझ में आ रही बात? हमने क्या लगाया? बल। क्या लगाया? अब हम देख रहे हैं कि आपने कुर्सी पर बल लगाया, बल लगाया तो वस्तु आखिर कितनी विस्थापित हो गई, क्योंकि हम यहां पर विस्थापन लेते हैं, दूरी नहीं, विस्थापन। क्या लेते हैं? हाँ या ना?
तो बल गुणित जो विस्थापन होता है इन दोनों का गुणा, इन दोनों को ही कहलाता है कार्य। क्या कहलाता है? अरे क्लियर है? लेकिन अब बात वही आई कि आपने बल लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ। आपने बल तो लगाया लेकिन कोई काम कार्य नहीं हुआ। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? यहां एक बात हो, ये बल यानी होता है एफ। क्या होता है? क्लियर है? यहां पर विस्थापन होता है एस। सुन रहे हो? अच्छा, इन दोनों में आपने बल और वस्तु का सरकना, आखिर हम बल किस दिशा में लगा रहे हैं? सुन रहे हो? वस्तु उसी दिशा में सरक रही है या इस दिशा में सरक रही है या इस दिशा में सरक रही है या इस दिशा में सरक रही है? हाँ या ना? यानी आप ये देखें कि बल के डायरेक्शन, बल के और वस्तु के विस्थापन के डायरेक्शन में एक एंगल बनता है जिसे हम कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? अरे क्लियर है? और इस थीटा पर डिपेंड करता है, कोण पर डिपेंड करता है कि आखिर कार्य कितना हुआ। कार्य नहीं आ रही बात समझ में? कल हमने उत्तोलक पढ़े थे, कई बार हम बल कम लगा रहे थे, कार्य ज्यादा हो रहा था। कई बार हम बल ज्यादा लगा रहे थे, कार्य हाँ या ना? ऐसे ही होता है यहां। ये काम कब कम लगाने पर ज्यादा, ज्यादा लगाने पर कम कब होता है भैया? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कोण पर। काय पर? ये दिशा पर निर्भर करता है कि आपने आखिर बल की दिशा और विस्थापन की दिशा में कितने डिग्री का होगे। अच्छा देखें जरा, बहुत यहां देखते हैं, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसे मूल स्थान से विस्थापित। क्लियर है? इस प्रकार कार्य के लिए दो आवश्यक तत्व हैं, एक पिंड पर आरोपित बल, हाँ या ना, और दूसरा पिंड का विस्थापन। ओके, पिंड का विस्थापन, उसने अपना प्लेस कितना चेंज कर लिया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, नहीं बनेगा। अब देखें, किसी पिंड पर बल लगाने पर पिंड का विस्थापन बल की दिशा में और बल की दिशा से एक निश्चित कोण बनाते हुए हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपने इस वस्तु पर बल लगाया, बल यहां लग रहा है और वस्तु भी इसी दिशा में सरक जाए। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन कई बार कैसा होगा, आप धक्का देंगे यहां, वस्तु जाएगी यहां, हाँ या ना? अरे भैया, क्या आपने नहीं देखा, पानी की बाल्टी आप कुएं से निकालते हो, आप यहां घिरनी लगाते हो, आप बल लगाते हो यहां नीचे, वस्तु कहां जाती है? दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं है? तो कई बार बल कहीं और लगता है और वस्तु कहीं और आगे बढ़ती है। आप कल पढ़ रहे थे बलाघूर्ण का कार्य, आप देखो यहां पर साइकिल का पेडल देखो, आप बल लगा रहे हो यहां और ये वाला जा रहा है यहां, नहीं जा रहा है, आया ना? तराजू के एक पड़ले पर आप बल लगा रहे हो नीचे, वस्तु कहां जा रही है? ऊपर। सही है? तो बल और विस्थापन की दो अलग अलग दिशाएं हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप जिस दिशा में बल लगाएं वस्तु उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट करे। समझ में आ रही बात? कई बार आप लगाते किसी और दिशा में बल है और वस्तु किसी और दिशा में सरकती है, इस कारण से दोनों दिशाओं के बीच एक कोण बन जाता है। कई बार कोण 0 का होता है, देखें जरा, क्योंकि सेम डायरेक्शन हो जाता है। नहीं आ रही बात समझ में? कई बार 90 डिग्री का कोण बन जाता है और कई बार आप बल यहां लगाते हैं, वस्तु यहां सरकती है और इन दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण। क्लियर है? नहीं आ रही बात? तो क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि यहां पर
आपने कोण बनाया, कार्य की गणना कैसे करेंगे? किसी वस्तु पर किया गया कार्य, उस वस्तु पर आरोपित बल, वो बल की दिशा से किसी निश्चित दौर पर गुणनफल होता है। कार्य एवं बल का विस्थापन का अदिश गुणनफल है। अब ये अदिश गुणनफल वाली लाइन क्यों डाली हमने? आपने कहा एफ इंटू एस। क्या कहा? ये काय के बराबर है? कार्य के। काय के? और यहां पर दो प्रकार, ये गुणनफल हमने एक्चुअली, अब कार्य कैसा होना था? अदिश, सदिश। ये सदिश है, ये सदिश है, तो ये भी क्या होना था? होना था। लेकिन गुणनफल भी दो प्रकार के होते हैं, एक अदिश गुणनफल और एक हाँ या ना? ये दोनों का कौन सा गुणनफल है? क्लियर है? यहां आता है cos थीटा। क्या आता है? नहीं आ रही बात समझ में? क्या आता है? cos थीटा आता है। अगर यहां sin थीटा आ रहा होता तो हम कहते कि कार्य सदिश राशि है। क्या कहते हम? यहां पर क्या आ रहा? cos आ रहा है, यानी ये शो कर रहा है कि ये अदिश राशि है। समझ में आ रही बात? देखे cos थीटा आएगा, कितने डिग्री का कोण बन रहा? समझ में आ रही बात? अब देखें, बल की दिशा में एक निश्चित कोण का विस्थापन, यानी एफ इंटू डी। डी कह दो या एस कह दो? नहीं आ रही बात समझ में? डी इसलिए लिखा क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? या हमने पढ़ा है एस? नहीं पढ़ा है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, एफ इंटू एस कह दीजिए या एफ इंटू डी कह दीजिए। ओके। इसे विस्थापन के बल की दिशा के अनुदिश घटक कोस थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। थीटा बल एवं विस्थापन की दिशाओं के मध्य का कोण। कोई डाउट? ओके। लेकिन फिर भी इसका मान, अब देखो जरा, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है। अब जूल क्यों है? क्योंकि एक्चुअली ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा को जूल में नापा जाता है और ऊर्जा को ही काय में कन्वर्ट किया जाता? कार्य। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अतः हम कह सकते हैं कि इसका मात्रक भी जूल है। आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रदर्शित किया जाता है कार्य, एक अन्य मात्रक न्यूटन इंटू मीटर है। क्यों कहा न्यूटन इंटू मीटर? भैया एफ इंटू डी है ना। एफ का मात्रक क्या है? न्यूटन। एफ डी का मात्रक क्या है? मीटर। सो न्यूटन इंटू मीटर, या कह दो क्या? जूल। कोई डाउट? अरे बोलो रे, पक्का? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक अर्ग है। चलो, एक जूल, फिर वही बात, एक जूल क्या है? एक जूल, अब बताना जरा। एफ, एक न्यूटन बल लगाने पर 1 मीटर वस्तु सरक जाए। एफ इंटू एस। देखो, 1 न्यूटन बल लगाने पर 1 मीटर वस्तु सरक जाए, किया गया कार्य 1 जूल होगा। किए गए कार्य की प्रकृति, अब देखो, कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो। लेकिन ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है। आप कहोगे कि सर अब आप कह रहे थे ये अदिश राशि है, ये वो वाला सदिश नहीं है। ये एक्चुअली है कोण के आधार पर आप जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, माने कार्य धनात्मक है। कार्य कैसा है? आप बल लगा रहे हैं यहां, वस्तु सरक रही है यहां। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। लेकिन अगर दोनों के बीच 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री का कोण बना, कितने डिग्री का? अगर दोनों के बीच, किन दोनों के बीच? बल और विस्थापन, बल और के बीच अगर 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री का कोण बना, तो किया गया कार्य 0 होगा। जो किया गया कार्य कितनी कंडीशन में 0 होगा? पहली बात देखना जरा, आपने क्या किया? कोस थीटा लिया। आप यहां पर यदि थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 90, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, और 0 आएगी तो पूरा का पूरा कार्य ही 0 हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? पक्का? अब क्या होगा? देखें दूसरा, अगर विस्थापन 0 हो, अब एक आदमी ने एक बैग उठाया, तो हमने कहा कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम हुआ है। भले वो आगे तक चला,
और उसने बैग जस का तस रख दिया। लेकिन गुरुत्वाकर्षण कहता है कि हमने वस्तु ऊपर उठाई, वो कहां गई? नीचे। यानी ऊंचाई के अकॉर्डिंग जो विस्थापन है वो क्या हो गया? 0। नहीं आ रही बात सुन में? तो F इंटू डी, और F इंटू डी क्या है? 0। तो कार्य क्या हो जाएगा? 0। यानी कोई आदमी यदि जमीन से बोझा उठाए, कितना ही वजनदार क्यों ना हो, लेकर कुछ देर चले और फिर जमीन पर रख दे, तब भी किया गया कार्य 0 होगा। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन अगर ये सामान को यहां कहीं चला देता, बस पर, रैक पर, तो ये आ जाता विस्थापन। क्या आ जाता? नहीं आ रही बात समझ में? और अपन कहते बल उसी दिशा में लगाया, विस्थापन भी उसी दिशा में। नहीं आ रही बात समझ में? आप हमारी बात समझ रहे हैं? देखें, आप बहुत आराम से देखिएगा। जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उस बल पर किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ये गुणा के आधार पर है, न कि डायरेक्शन के आधार पर। ओके? धनात्मक कार्य कब होगा? यदि किसी पिंड पर आरोपित बल की दिशा तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य न्यून कोण है। न्यून कोण है मतलब, देखें जरा, हम लगा रहे हैं बल, हाँ या ना, और वस्तु का ये बल लगा रहे हैं, और अगर वस्तु के सरकने की डायरेक्शन इससे कम, ये 90 का है, इससे कम कहीं भी रहे। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? देखो, सबसे सरल बात सुन, क्या होगा? आपने कहा कि सर यहां पर कार्य 0 होगा, 0 से कम पर धनात्मक। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा कुछ भी कहो, लेकिन जिस दिशा में बल लगा रहे हो लगभग लगभग वस्तु उसी दिशा में सरक रही है, और हम जिस दिशा में बल लगाएं उसी दिशा में वस्तु सरके, तो कार्य धनात्मक। अब मान के चलो बल लगा रहे हो तुम यहां, और वस्तु सरक रही है पीछे, अपोजिट हो गया, कार्य क्या कहलाएगा? ऋणात्मक। क्या? तो यहां के जितने कार्य हैं वो काय में आएंगे? यानी अगर आपका कोण 90 से ज्यादा का है तो सारे कार्य क्या कहलाएंगे? देखो आप, कम से मतलब अगर न्यून कोण है, किसी वस्तु को ऊपर उठाना, मेज पर रखी वस्तु को खिसकाना, कुली द्वारा ट्रेन में सामान चढ़ाना आदि धनात्मक कार्य हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सामान चढ़ा रहे हैं, आप नीचे का बैग आपने ढकेल कर कहां कर दिया? ऊपर। तो आपने क्या किया? जिस दिशा में बल लगाया उसी दिशा में बैग चढ़ा दिया। आपने क्या किया? एक पुस्तक मेज पर रखी थी, आपने सरका दी, आपने जिस ओर धक्का लगाया पुस्तक उसी ओर सरकी। नहीं आ रही बात समझ में? काय में आएगा? अब देखो जरा, किसी वस्तु को ऊपर उठाना, वस्तु को कहां उठाया? हमने बल कहां लगाया? ऊपर। वस्तु भी कहां सरकी? ऊपर, हाँ ना? लेकिन अब ऊपर उठाना बस लिखा है, लेकिन अगर हम उठाएं और रख दें तो कार्य हो गया 0। कार्य क्या हो गया? नहीं हो गया। लेकिन केवल उठाने पर बात आए तो धनात्मक। क्या होगा? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? मेज पर रखी पुस्तक को खिसकाना, कुली द्वारा ट्रेन में सामान, बस इतना समझ लो कि जिस ओर आप धक्का लगा रहे हो वस्तु उसी ओर सरक रही है। ओके? धनात्मक कार्य यह दर्शाता कि पिंड पर आरोपित बल पिंड की गति का समर्थन कर रहा है। समर्थन कर रहा है इन द सेंस, जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु गति कर रही है, यानी हमारा बल गति करवा रहा है। ओके? अर्थात उसकी गति में सहायक है। स्प्रिंग को खींचा जाना, हम बल लगा रहे हैं, स्प्रिंग भी खींच रही, जिस दिशा में बल लगा रहे उसी दिशा में खींच रही। देखो अब ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य में आपको ये शो होगा कि हम बल लगा रहे हैं आगे, वस्तु हो रही है पीछे। पक्का? यदि किसी पिंड पर आरोपित बल पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य का कोण 90 से अधिक, क्योंकि 90 में तो क्या होना है? 0। 90 में क्या होना है? नहीं होना है, होना है 90 के नीचे के जितने कोण हैं उन पर धनात्मक कार्य। कैसा कार्य? ओके?
देखें, परंतु 180 से कम का हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक कहलाता है। जब किसी गेंद को ऊपर की ओर उछाला जाता है, अब देखना गेंद कहां उछाली, ऊपर, आपने उछाल कर छोड़ दी। अब देखना जरा, उछाल कर छोड़ दी आपने तो अपना हाथ क्या कर लिया, अलग। अब गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कहां लग रहा, नीचे। कहां लग रहा, गेंद कहां जा रही, गेंद कहां जा रही, ऋणात्मक कार्य। नहीं आ रही बात सुन में, क्योंकि बल लग रहा है नीचे, वस्तु कहां जा रही है, ऊपर। उल्टा हो रहा ना, उछाला जाता है उस पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है, क्योंकि गेंद का विस्थापन कहां होता, ऊपर की। ठीक है, अब देखो ना सीधी बात, गेंद कहां जा रही, ऊपर, बल कहां लग रहा, नीचे, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, ऋणात्मक कार्य। देखें आप, इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ ऋणात्मक कार्य होता है। ऋणात्मक कार्य यह दर्शाता है कि पिंड पर आरोपित बल पिंड की गति का विरोध करता है, अर्थात उसकी गति में बाधक है। नहीं आ रही बात सुन में, अभी क्या कर रहा था हमारा बल गति का, आप किसी गेंद को लुढ़काते जा रहे हैं, आप किसी गेंद को ठोकर मारते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, गेंद आपकी ठोकर के साथ आगे बढ़ रही है, धनात्मक कार्य। कौन सा कार्य, हाँ या ना। लेकिन आपकी वजह से कोई वस्तु का हो जाए, रुक जाए, कौन सा कार्य, ऋणात्मक। बोलो यार, आपने ब्रेक लगाया, आपने बल लगाया, बल ने गति को विरोध किया, बल ने गति को, गाड़ी रुक गई, कार्य तो हुआ है ऋणात्मक। आपके बल ने सपोर्ट नहीं किया, विरोध किया। आप साइकिल में दो तरीके से बल लगाते हो, एक पैडल चलाते हो, साइकिल और भागती है, नहीं भागती है, कार्य होगा धनात्मक, कार्य होगा। आप बल लगाते हो, साइकिल का हो गई, रुक गई, कार्य होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य कार्य कब होगा, सीधा है, जब वस्तु के बल और विस्थापन, वस्तु में लगने वाले बल, जैसे अपन ने कल पढ़ा था वृत्ति गति में बल लग रहा था अंदर की ओर, अभी केंद्रीय बल लग रहा था, वो वस्तु बढ़ कहां रही थी, ठीक है। अतः इनके बीच कितने डिग्री का कोण था, 90 का था। जब भी 90 का कोण होगा तो किया गया कार्य जीरो होगा। एक बात, 90 का कोण हो तब कार्य जीरो, दूसरी बात अगर विस्थापन जीरो हो जाए तब भी कार्य जीरो। ओके, आपने पत्थर ऊपर उछाला, जहां से चला था पत्थर वहीं आ गया, आप कहेंगे कार्य क्या हुआ, जीरो कार्य हुआ। अरे भैया जहां थे वहीं आ गए हो। सीधा बुंदेलखंडी में सुनो, एक बच्चा कॉपी पर लिखता रहा, अंत में उसने सब कुछ मिटा दिया, तुम कॉपी चेक करने आए, अब क्या कहोगे, कार्य जीरो, क्योंकि तुम बेटा जहां खाली पेज से चले थे वहीं आ गए। हमारे लिए तो कार्य क्या है, जीरो। अब तुम कहो हमारी सर बहुत एनर्जी खर्च हो गई, सो अच्छी हो गई, लेकिन हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलो, शून्य कार्य की तीन स्थितियां हैं। एक, जब विस्थापन शून्य, जब विस्थापन ही शून्य हो तो शून्य का गुणा होगा, शून्य कार्य हुआ। अरे भैया शून्य का गुणा समझ गए ना, आपने कहा है F इंटू डी, ये डी बराबर क्या है, जीरो। और अगर वस्तु उठाओ और रख दो, नहीं आ रही बात समझ में। अब आप कहोगे सर हम बैग उठा के चले, 50 कदम चले, लेकिन धरती कहती है कि हम तो नीचे से ऊपर गिन रहे हैं। आप नीचे से 10 मीटर ऊपर गए और 10 मीटर कहां चले गए, नीचे, पक्का। तो किया गया कार्य शून्य माना, पक्का। तो एक बात, तो जब विस्थापन जीरो हो तो कार्य जीरो। किसी पिंड पर आरोपित बल कार्य करने के बाद भी उसका विस्थापन जीरो हो जाए, आप किसी वस्तु को सरका, जैसे दीवार का आप बल लगाएं और दीवार ना सरके, फिर हमसे पूछे सर कार्य कितना हुआ, हम कहेंगे जीरो, क्योंकि बल तुमने कितना ही लगा लिया हो, लेकिन वस्तु सरकी नहीं। वस्तु सरकी, हाँ या ना, ओके, किया गया कार्य जीरो। जब आरोपित बल शून्य हो, आपने बल ही नहीं लगाया, बल जीरो है तो भी कार्य जीरो होगा, क्योंकि जीरो का गुणा करोगे आप। चलिए, कार्य जीरो हो गया। बल एवं विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत हो, यानी 90 डिग्री का कोण हो,
परपेंडिकुलर हो, अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है क्योंकि विस्थापन शून्य हो जाता है। देखो आप, अभी उदाहरण दिया हमने आपको। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति 10 किलोग्राम का बोझा लेकर के कई वर्षों तक भी खड़ा रहे तो किया गया कार्य शून्य होगा क्योंकि बोझा लिया, खड़ा है, अंत में कहां रखेगा? नीचे। कहां रखेगा? कितने ही दिन तक खड़ा रहे लेकिन किया गया कार्य, समझ में आ गई बात? क्योंकि आप ऊपर उठाया और कहां रखोगे? नीचे। लेकिन अगर केवल उठाकर ऊपर रखना होता तो कार्य हो जाता धनात्मक। कार्य कैसा हो जाता? बोर हो रहे हैं आप लोग? ये टीबी पेशेंटों की तरह, मात्र बीमारों की तरह नहीं कि वो ठेल रहे हैं। सुन रहे हो? आवाज में एकदम होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि विस्थापन शून्य हो जाता है। अगर कोई कुली 100 किलोग्राम का बोझा लेकर मीलों दूर चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होता है। फिर मैंने कहा वो मीलों दूर चला लेकिन अंत में उसने बोझा कहां रखा? नीचे। ओके? बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। अब देखो जरा, दो कारण है। एक तो विस्थापन 0 हो गया, दूसरी बात उसने क्या किया, क्यों 0 माना गया? आपने, ये आदमी है, इसने बोझा उठाया तो बल कहां लगाया? ऊपर लगाया। विस्थापन कहां किया? आगे। दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण? बोलो। 90 डिग्री का कोण बना। और 90 डिग्री का कोण बनेगा तो किया गया कार्य 0 होगा। यही कल हमने पढ़ा था, पृथ्वी जब चक्कर लगा रही थी कि आगे बढ़ रही है और अभिकेंद्री बल लग रहा है तो किया गया कार्य 0। यही हमने इलेक्ट्रॉनों में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। चलो, अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा और चढ़कर उतर गया तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा। फिर चढ़ा, उतर गया, विस्थापन क्या है? 0 नहीं होगा। किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। उदाहरण, जब कुली अपने सिर पर बोझा उठाकर चलता है तो गुरुत्व के कारण कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। कई बार पढ़ा चुकी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर बल लगता है और विस्थापन कहां होता है? आगे। बल लगता है ऊपर, व्यक्ति चलता है आगे, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाता है। और कोण 90 डिग्री का बने तो चलो, बल कोई कार्य नहीं करेगा। जैसे सिर पर बोझा लिए कोई व्यक्ति खड़ा रहे, चाहे वो खड़े खड़े क्या हो जाए? थक जाए। वृत्ति गति में कार्य क्या होता है? शून्य। ये टाइपिंग मिस्टेक है, सा का भाव हो जाता है। क्योंकि अभिकेंद्रीय बल, ये हम आपको बता चुके, अभिकेंद्रीय बल कहां लगता है? अंदर की ओर। नहीं बताया है? ये केंद्र है, ये पृथ्वी है, ये जा रही है आगे की ओर और बल लग रहा है यहां पर। नहीं आ रही बातों में? दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण है? इसलिए किया गया कार्य 0 होगा। यदि विस्थापन ना हो, आप बल कितने ही लगा लें लेकिन किसी चीज को आप सरका ना पाए तो भी कार्य क्या होगा? जी। कार्य की मात्रा समय पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि आपने वर्क का फार्मूला पढ़ा, F इंटू डी। क्या पढ़ा है? यहां पर समय की कोई बाध्यता आई है क्या? यानी अगर आपने 10 बोरे उठाए, हमने 10 बोरे उठाए तो हमारा और आपका कार्य एक ही है। भले आपने 1 घंटे में उठाए और हमने 4 घंटे में उठाए हो। सुन रहे हो? अच्छा, कार्य एक ही है तो ऊर्जा भी एक ही है। नहीं आ रही बात होगी? पक्का? देखें आप, का न्यूनतम मान, कार्य का न्यूनतम मान कब होगा? अभी तो हमने पढ़ा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। यदि पिंड पर आरोपित बल और उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य 180 डिग्री का कोण बने तो किए गए कार्य का मान न्यूनतम होगा, क्योंकि F इंटू डी cos थीटा में अगर आप cos थीटा का मान 180 रखेंगे तो ये काउंटिंग आपकी माइनस में आ जाएगी। यानी जितना आप बल लगाएंगे उतना काम नहीं होगा, जितना आप बल लगाएंगे उतना काम हो। कार्य का अधिकतम मान, यदि पिंडों पिंड दिशाओं के मध्य 0 डिग्री का कोण हो, यानी जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं, देखो जरा, सबसे ज्यादा कब काम होगा? जब आप जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं वो वस्तु उसी दिशा में सरके, यानी इनके बीच 1 भी डिग्री का कोण ना बने। तो यहां पर सबसे ज्यादा, सुन रहे हो,
क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। अब आप याद करो, अगर आप साइन कोस थीटा के मान याद करते हैं तो साइन का 0 से आप याद करते हैं 0, है ना? तो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू यहीं पर आएगी आपकी। अभी हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू आती है, अगर दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण है तो वैल्यू का गुणा होने पर सबसे बड़ा मान आएगा। नहीं आ रही बात में? 180 का कोण होगा तो काम सबसे कम होगा, लेकिन अगर 90 0 से ज्यादा और 90 से कम तो काम धनात्मक होगा। 90 डिग्री का कोण होगा, काम 0 होगा। नहीं आ रही बात में? 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम, काम ऋणात्मक होगा। याद रखना 180 पर भी ऋणात्मक ही होगा, लेकिन सबसे कम काम होगा, नहीं बनेगा। एफ इंटू डी कोस थीटा में देखो जरा, क्योंकि 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, और ये पूरा पॉजिटिव हो जाता है। एफ इंटू डी, जितनी दूरी और जितना उसका गुणा होगा। नहीं आ रही बात में? तो हमने कार्य को डिफाइन कर लिया। कार्य देखो जरा, हमने क्या किया, सीधा है। अब पूरी सार सुन लीजिए। एक वस्तु है, हमने वस्तु पर लगाया है बल, ये बल, यही विस्थापन, कोण बना 0 का, मैक्सिमम वर्क होगा। याद आया? मरियलो याद आया? पीछे लटक गए को किसके बाद सारे लोग? डंडा कहां है हमारा? देखे, अगर 0 से ज्यादा का कोण है और 90 से कम का है तो सारा कार्य क्या होगा? धनात्मक। 90 पर क्या होगा? 0। 90 से ज्यादा कोण बनेगा तो ऋणात्मक, 180 का बनेगा तो सबसे कम। बात खत्म। बल ना लगाओ, 0 हो जाए तो 0 का गुणा होगा, 0 ही आएगा। या बल लगाया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, 0 होगा। इसलिए बोझा लेके भली खड़े रहो, लेकिन आपका विस्थापन 0 है। ओके, कोई डाउट है? चल, 0 हो जाएगा। अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज दिशा से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित किया जाए तो वह वस्तु क्षैतिज से 5 मीटर में स्थापित हो जाती। अब देखो जरा, कुछ नहीं करना। अभी आप डर रहे थे बल के सवाल कैसे करेंगे, बल के सवाल कैसे करेंगे। अरे भैया सीधा है, सुनना जरा। आपने कहा F इक्वल टू M इंटू A। नहीं आ रही बात सुनो। अगर कोई वस्तु का वजन पता चल जाए कि वो इतनी भारी है और उसका त्वरण पता चल जाए, अब त्वरण हो सकता है डायरेक्ट ना दिया हो, तो वो क्या कहेगा कि पहले वो 140 से या 10 से 40 की स्पीड में आ जाती है। 10 से 40 कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो हमने पढ़ा था कि वेग परिवर्तन की दर 40 माइनस 10 बचे 30, 30 में भाग दे दो 5 का, सो आ गए 6, त्वरण हो गया 6। नहीं हो गया? तो हमने यहां पर द्रव्यमान रख दिया, यहां पर त्वरण रख दिया, सो ये कहा गया F। क्या आ गया? F। अब हमें क्या चाहिए? वर्क। तो वर्क क्या होता है? F इंटू डी। आप बल रख दीजिए और वस्तु कितनी सरक गई। नहीं आ रही बात सुन? इतना कुल है ही। अब उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें बताओ, हमने बल इतना लगाया, सॉरी वर्क इतना हुआ, बल इतना लगाया। अरे तो वर्क रख दो, बल रख दो, डिस्टेंस आ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? उन्होंने कहा नहीं, वर्क हो गया, डिस्टेंस हो गया, बताओ कितना बल लगाया, ये रख दो। क्या दिक्कत है भाई? दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री की अगर तुम्हें टेबल याद है, अभी हम कराएंगे आपको, तब ये सवाल कराएंगे कि अगर आप कोण बना रहे हैं तो आपको F इंटू डी कोस थीटा रखना है। आपने कहा 30 डिग्री का कोण बन रहा, कितने का बन रहा? आपको cos 30 की वैल्यू याद कर लेना है। नहीं आ रही बात समझ में? वैल्यू पुट कर देना है, किया गया कार्य इतना आएगा। अभी मैंने सवाल करा ही नहीं, तुम्हें नहीं लगता सवाल सरल है? हाँ या नो? चलिए, डब्ल्यू cos थीटा देखो जरा, यही 10 किलो, देखो 10 न्यूटन बल है। F सड़क कितनी गई? 5, 10 पंचे 50। अब cos थीटा की वैल्यू रखना है, क्या नहीं रखना है?
अब cos थीटा की वैल्यू देखो जरा, नहीं आ रही बात समझ में? खत्म। अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए और वह वस्तु 5 मीटर में स्थापित हो जाए, F इंटू डी 50 वर्क हो गया 50। देखो 50, ये cos थीटा अगर हम अवॉइड कर दे तो। लेकिन अब अगर इसको लेना है, उन्होंने कहा कितना कार्य किया गया, तो देखो W बराबर ये cos थीटा 0 ले लो आप। देखो क्यों कह रहा, अगर किसी वस्तु 10 न्यूटन का बल लगाया जाए, वह वस्तु बल की दिशा में, बल की दिशा में माने सेम डायरेक्शन, आया ना? cos क्या आएगा 0, 0 आएगा तो cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, तो देखो जरा 50 ही आएगा, ये 50 आएगा, है ना? नहीं बनेगा? तो आप लोग जो डरते हैं ना कि अरे हम कैसे सवाल करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना ऊर्जा में दिक्कत है, ना शक्ति में दिक्कत है, ना बल में दिक्कत है। बस इतना याद रखना, त्वरण, त्वरण हमेशा, क्योंकि बल से उत्पत्ति हुई त्वरण की, सुन रहे हो? पक्का? त्वरण में क्या करना है कि आपको पहली और दूसरी चाल याद रखना है, इनका अंतर बटे समय। नहीं बढ़ा था, नहीं बढ़ा था। ये सवाल उसी से बनेंगे जिनने पहले सवाल किए, नहीं तो तुम सोचो कि निकालना वर्ग है, वर्ग निकालने के पहले आपको निकालना पड़ेगा बल। बल तब आएगा जब त्वरण आएगा, त्वरण आएगा तो m इंटू ए हो जाएगा बल, फिर बल गुणित विस्थापन हो जाएगा वर्क। अब आया ऊर्जा, क्या आया? हमारे अंदर कितना काम करने की क्षमता है। दर नहीं कहा, दर का मतलब होता समय से, यहां पर समय का कोई रोल। हम तो कितनी ईंटें उठा सकते हैं, हम कितने बोरे उठा सकते हैं, हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चल सकती, ये नहीं कहा कितनी देर में, नहीं। आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर चल सकती है, आपकी गाड़ी में 50 किलोमीटर की एनर्जी है। हमने ये नहीं कहा कि 1 घंटा में, कि आधा घंटा में, कि 50 घंटा में। हमारी बात समझ रहे हो? तो कार्य करने की जो क्षमता है वो कहलाती है ऊर्जा। आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि आप कार्य कर पाओगे, क्योंकि कार्य और ऊर्जा एक ही है। आपको करना कार्य है, करना कैसे है? एनर्जी से। कैसे? जितनी एनर्जी होगी उतना ही कार्य होगा। हम आपसे पूछें क्यों, आप कितना कार्य कर पाओगे, ये पता चलेगा आपकी एनर्जी से। या हमें पता करना है कि तुम्हारे अंदर एनर्जी कितनी है, तो हम तुमसे काम करवा लें। हम तुमसे क्या करवा लें? जितना तुमने काम किया उतनी तुमने एनर्जी थी। नहीं आ रही बात? तो ये अदिश राशि है, इसमें समय का कोई प्रावधान नहीं। देखें आप, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को, दर को नहीं, दर का मतलब समय से है। दर का मतलब एक निश्चित समय में किया गया कार्य दर कहलाता है, दर नहीं। यह सीधी बात, कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के जुड़वा है। जब हमने कार्य को समय में नहीं लिया तो हम ऊर्जा में भी समय नहीं लेंगे। ऊर्जा कहते हैं कार्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है। ऊर्जा अदिश राशि है, जितने, इसलिए कार्य एवं ऊर्जा की मात्रा समान है। क्या समान है? उसको काय में नापा था? जूल में। काय में नापा था? तो इसे भी काय में नापेंगे। कार्य ऊर्जा की वैकल्पिक मात्रा अर्घ भी होता है। ये अपन जब मापन पढ़ेंगे उसमें तो कैलोरी भी होता है। क्या होता है? ध्यान रखना बहुत ध्यान से। एनर्जी के कई रूप हैं, एनर्जी के, एनर्जी ऊष्मा भी है, एनर्जी अलग अलग तरीके से है। तो हम वैसे तो एनर्जी को नापते हैं जूल में, काय में नापते हैं, लेकिन जो एनर्जी हमें ऊष्मा के रूप में मिलती है, काय के रूप में, उसे हम कैलोरी में नापते हैं। काय में नापते हैं? जैसे आपके भोजन के द्वारा प्राप्त एनर्जी हमें ऊष्मा के रूप में मिलती है, काय के रूप में। अतः आप कहते हैं हमने इतने कैलोरी भोजन खाया, या हमें भोजन से इतने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई। तो कैलोरी है, अब ये बाद में पढ़ाएंगे इनको,
आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश से आए तो प्रकाश ही ऊर्जा, हाँ है ना। कहीं पर कोई वस्तु गर्म है उससे ऊर्जा है तो तापीय ऊर्जा, हाँ या ना। क्लियर। ये सारी चीजें। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। लेकिन दुनिया की सारी एनर्जियां हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो भागों में। एनर्जी यानी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। एक, जब कोई वस्तु की गति के कारण, माने चलने के कारण, चलने के कारण माने गति के कारण कार्य हो जाए, गति के कारण हम कहेंगे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही बात। और जब किसी वस्तु के रुकने को कहते हैं स्थिर, और स्थिर को कहते हैं स्थिति। क्या कहते हैं, हाँ या ना। भले वो 1 सेकंड के लिए रुके, स्थिर रहने के कारण कोई काम हो जाए तो हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बड़ा पत्थर लिया, दीवार पे दे मारा, दीवार टूट गई, लेकिन गति के कारण टूटी, गतिज ऊर्जा। यहां से किसी ने गोली चलाई, किसी को अंदर गोली धस गई, धसी कब, चलती आई सो धस गई। नहीं आ रही बात समझ में। कौन सी ऊर्जा, हाँ या ना। गति के कारण काम हुआ, काय के कारण। आप दौड़ते दौड़ते आए, एक व्यक्ति से भिड़ गए, वो व्यक्ति के पड़ा, कौन सी ऊर्जा। नहीं आ रही बात सुन। हथौड़ा हाथ में है, कील ठोक रहे हो, कौन सी ऊर्जा, गति। अगर आप हथौड़े को गति से नहीं लाते तो क्या कील ठोक जाती, गति छूट जाती। पानी बहता हुआ आपके गांव में घुस गया, कई गांव बह गए, सुन रहे हो। अगर पानी स्थिर रहता तो क्या गांव बहते, बहकर आया, कौन सी ऊर्जा। आंधी आई, आपके घर के छप्पर उड़ गए, काय के कारण, गति के, काय के कारण, गति के कारण उड़ गए, गतिज ऊर्जा। भाई काम हुआ, अगर काम हुआ है तो एनर्जी तो कहलाई, काम हुआ है तो एनर्जी तो, लेकिन कौन सी एनर्जी कहलाई, गति के कारण काम हो रहा है तो गतिज ऊर्जा। देखना, अब हमने एक पत्थर, पहले राजा महाराजा करते थे ऐसा कि उनके किले ऊपर होते थे, और जब कोई दुश्मन के आने के पहाड़ पर एक गोला लटका देते थे। ये पत्थर लटके हैं, स्थिर हैं, और इनमें इन्हीं स्थिति के कारण कार्य करने की एक क्षमता है। अब ये गोला लटके हैं, अभी रुके हैं, और अगर दुश्मन आया तो इनने इसको छोड़ दिया, और ये लुढ़कता हुआ जाकर इन पर चढ़ गया, काम हो गया। तो जब तक ये पत्थर रुका है तब तक इसे कहेंगे स्थितिज ऊर्जा, नहीं कहेंगे। आपने धनुष खींचा, तीर लगाया, धनुष खींचा, भले आप 1 सेकंड के लिए रुके हो, लेकिन आपने डोरी खींची और रुकी, स्थितिज ऊर्जा। आपने छोड़ी तो ये स्थितिज ऊर्जा काय में चली गई, तीर में, काय में चली गई, तीर में चली गई, हाँ या ना। ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा काय में कन्वर्ट हो गई। अरे क्लियर है। हमेशा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा गति, यही तो जड़त्व तो है। देखो आप क्या है, हमने क्या किया, ये तीर चलाया, तीर हमने स्थितिज ऊर्जा को कन्वर्ट कर दिया गतिज में। अब ये तीर चला जा रहा है, काय में है, गतिज में।
काय में है? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? पक्का? अगर ये किसी को लग जाए तो किस कारण से लगेगा? गतिज ऊर्जा के कारण। काय के कारण? तो धनुष में होती है स्थितिज ऊर्जा, धनुष में। चलते हुए तीर में बोलो रे। अब ये तीर धीरे 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 धीमा होता जाएगा और एक अंत समय आएगा जब ये रुक जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो होगा क्या? गतिज ऊर्जा कन्वर्ट काय में होती जाएगी। हाँ या ना? अब यहां क्या हुआ था? स्थितिज ऊर्जा काय में कन्वर्ट हुई। वहां क्या हुआ? क्लियर है? आपने पत्थर उछाला, ये गतिज में है। काय में है? धीरे 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 जाकर ये रुक गया कि नहीं रुक गया? गतिज काय में कन्वर्ट हो गई। बोलो रे। अब स्थितिज कहां आ रही? नीचे। अब स्थितिज काय में कन्वर्ट हो रही? गतिज स्थितिज में कन्वर्ट होती है, स्थितिज गतिज में कन्वर्ट होती है। और चाहे ये ज्यादा हो चाहे ये ज्यादा हो, लेकिन इनका टोटल हमेशा कांस्टेंट ही होता है। मान के चलिए हम कहते हैं 100 जूल, तो चाहे तुम इसको घटा दो, इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, इसको घटा दो, लेकिन आएगा 100 ही। इसलिए कहा जाता है कि किसी वस्तु का, गति करती हुई किसी वस्तु का जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का टोटल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा एक बात, भरा हुआ तालाब, भरा हुआ तालाब रुका है ना, ठहरा है, इसमें भी कार्य करने की क्षमता है। अब आप कहो कैसे? मान के चलो तालाब फट जाए तो सारा गांव बह जाएगा। कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की, कार्य के कारण, स्थिर रहने के कारण। कौन सी ऊर्जा? आ गई बात समझ में? लुढ़कते हुए पत्थर में गतिज ऊर्जा, लेकिन वही पत्थर लटका दिया जाए तो ओके। नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? नहीं बनेगा? एक बात और याद रखना, अब बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट अंतर क्या होता है? जब कोई वस्तु धरती से ऊपर उठती है, ऊपर, तो हमेशा इसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा नहीं। वस्तु का सीधी लाइन में कहां उठे? ऊपर, तो इससे स्थितिज ऊर्जा और इसके भार में मात्र हमें ऊंचाई का गुणा करना है, और ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। उसके अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा है? mgh। m क्या है? द्रव्यमान। g क्या है? 9.8। और h क्या है? विस्थापन। कितना दूरी तक गया? अब कई बार वो पूछेगा बताओ उसने कितना कार्य किया। अरे भैया, जितना ऊर्जा है उतना ही तो कार्य किया, या जितना कार्य किया उतना ही तो ऊर्जा है। नहीं आ रही बात में? अगर तुम्हें लगे कि हमारे आंकड़े से एनर्जी आ जाएगी तो एनर्जी निकाल लो, कार्य मिल जाएगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यहां पर कार्य निकालना आसान है, कार्य निकाल लो, F × D, तो आप वो निकाल लो, कार्य आ जाएगा, वही तो ऊर्जा है। नहीं आ रही बात सुन? लेकिन जब वस्तु कहां उठेगी? ऊपर, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। अच्छा, जब वस्तु क्षैतिज गति करेगी, आड़े में गति करेगी, तब इसमें हमेशा होगी गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? और ये होगी 1/2 mv²। क्या आवाज नहीं आ रही है? एक्चुअली ये है क्या? 1/2 mv यानी है संवेग, द्रव्यमान गुणित वेग, और इसमें भी काय का गुणा? वेग का। काय का? संवेग में काय का गुणा? वेग का। ओके? नहीं आ रही भाषण में? आ रही है। लेकिन अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हैं,
अब सुनो जरा, अब मजेदार बात, पहले पक्षी उड़ रहे हैं आसमान में, क्या उड़ रहे हैं? अगर बगुला, जब बगुला, तुम्हें ध्यान हो, किसी ने देखा हो मछली को पकड़ता है तो कुछ देर के लिए आसमान में स्थिर हो जाता है, तो इसमें मात्र स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि ये जमीन से ऊपर है। लेकिन अगर पक्षी क्या हो रहा हो, उड़ रहा हो, तो यहां नीचे से ऊपर है, इसमें गतिज ऊर्जा भी है प्लस, क्योंकि ऊंचाई पर है। कहां है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है क्या नहीं आ रही है? देखो जरा क्या कहा हमने, जब कोई चीज धरती से ऊपर हो, मान लो हवाई जहाज, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा भी है और साथ में, लेकिन अगर केवल आप ऊपर लटके हैं, ओके, आपने वस्तु को ऊपर उछाला, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपकी स्थितिज ऊर्जा का मान है mgh। द्रव्यमान वही रहेगा 9.8 वही रहेगा, लेकिन भैया ये h तो बढ़ता जा रहा हो। फिर आप कहेंगे कि सर हम नीचे आए, तो नीचे आओगे तो ये h कम होता जाएगा। जब h कम होता जाएगा तो आपकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी। अरे पहले 10 से गुणा हो रहा था, 10 गुना आएगा, फिर 9 गुना आएगा, फिर 8 गुना आएगा, 7 गुना आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब आपकी ऊंचाई हो जाएगी 0, तो आपकी गतिज ऊर्जा, सॉरी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 0। नहीं आ रही बात सुन? उल्टा कोई आपसे कहे कि सर ऊपर जा रहे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा कम होती जा रही? अरे भैया गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/T mv²। आप बताइए कि जब पृथ्वी से ऊपर एक पत्थर उछालते हैं तो इस पर गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व त्वरण लगता है, और ये वस्तु की गति को क्या करता है? धीमा। जब ये वस्तु की गति धीमी होगी तो इसका गुणा धीमा नहीं होगा? नहीं होगा। इसीलिए ऊपर जाने पर हमारी गतिज ऊर्जा कम और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि यहां पर लगातार हमारा वेग क्या होता जाता है? कम। सुन रहे हो? नीचे आने पर हमारी गतिज ऊर्जा ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा वेग, सुनाई नहीं दिया? क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, किसी स्प्रिंग को हम खींच दें और रोक दें, कौन सी ऊर्जा? स्थिति। क्योंकि ये स्प्रिंग में दम आ गई, रोकने के कारण दम आई है। नहीं आ रही बात समझ में? आप किसी खिलौने में क्या भरते हो? चाबी भर करके रोक देते हो, कौन सी ऊर्जा? जैसे ही वो चालू होती है स्थितिज ऊर्जा क्या में कन्वर्ट हो जाती है? हाँ है ना? घड़ी की चाबी, घड़ी की चाबी में हम क्या करते हैं? घड़ी की चाबी में क्या करते हैं? हमने घड़ी की चाबी भरी, अंदर स्प्रिंग खिंच गई, और उस स्प्रिंग ने किसको चलाया? कांटों को। तो खिंचे हुआ स्प्रिंग माने स्थितिज ऊर्जा, और काय में कन्वर्ट हो रही? गतिज। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? आजकल घड़ी में डलने लगे सेल। क्या डलने लगे? सेल है एक रासायनिक ऊर्जा, अंदर रासायनिक पदार्थ भरे हैं। सेल क्या है? रासायनिक ऊर्जा। तो हमने रासायनिक ऊर्जा को क्या में बदल दिया? गतिज ऊर्जा में। काय में? हमने टॉर्च में सेल डाले, सेल में भरे हैं रासायनिक पदार्थ, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। नहीं आ रही बात? पक्का? आपने खिलौने में सेल डाल दिए, खिलौना सेल डलते ही चल पड़ा। क्या किया खिलौने ने? रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा। नहीं आ रही बात? पक्का? अरे क्लियर है कि बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? mgh। mgh एक्चुअली भार गुणित ऊंचाई, भार गुणित। अब आप कहोगे भार क्यों कहा सर हमने? अरे भार एक प्रकार का बल है, भार एक प्रकार का, हमने गुणा कैसे कर दिया? ऊंचाई विस्थापन से। कैसे कर दिया? देखना जरा, स्थितिज ऊर्जा कल पढ़ा था अपन ने, ये भार है
और ये भार एक प्रकार का बल है, क्योंकि जितना वस्तु में भार होता है उतना भार होता है जितना पृथ्वी बल लगाती है। बल गुणित विस्थापन, विस्थापन क्या है? ऊंचाई, यही हो गया कार्य। आपने कहा बल गुणित विस्थापन, और ये बल क्या है? mg, d क्या है? h। यानी अगर कोई mgh निकाल ले तो मतलब ये है कि उसने वर्क निकाल लिया। नहीं आ रही बात में? एनर्जी निकाल लेना ही वर्क निकाल लेना है, वर्क निकाल लेना ही एनर्जी निकाल लेना है। समझ में आ रही बात? कोई डाउट? बोर हो रहा है आप लोग? खिंच के बैठो बिल्कुल। यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, हाँ या ना? देखें आप, नाभ की ऊर्जा, अपन आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कि नाभिक से निकली हुई ऊर्जा। नींद आ रही भाई साहब? आपसे पूछ रहे, जिनको नींद आ रही वो क्लास छोड़ के जा सकते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा, गर्मी ऊर्जा के विभिन्न रूपों को समग्र दो भागों में विभाजित किया, गतिज ऊर्जा, स्थिज ऊर्जा। मर या लावा चाहिए नहीं हमको, नहीं तो चाहे लड़का हो या लड़की हो कब चांटा पड़ जाएगा भरोसा भी नहीं है। और खासतौर पर लड़कियां इस बात का ध्यान रखें, हम कोशिश करते हैं कि लड़कियों को डांटना ना पड़े और खासतौर पर कभी चांटा लगने की नौबत ना आए, इसलिए इनमें कोई वीआईपी लड़की ना मिले हमें। लड़कों की तो हम दुर्दशा बना देंगे, एक आध को धुन का करेंगे तो बाकी सब अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ एनर्जी है। हम यहां से वहां तक विस्थापन करेंगे, कार्य वहां होगा, फिर देखो आप एनर्जी, कि हमारा कार्य एनर्जी में बदल जाएगा। पढ़ रहे हो ना? ये लॉजिक है भाई। अब चूंकि हम यही खड़े रहते हैं तो विस्थापन होता नहीं है, विस्थापन नहीं होता है तो कार्य नहीं होता है, कार्य जीरो होता है। बस इसीलिए हम नीचे आ गए, थोड़ा विस्थापन हुआ है। समझ गए? हम खुद ही भूल गए थे पढ़ा। देखें, गतिज ऊर्जा क्या कहा हमने? किसी वस्तु की गति के कारण, गति के कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा, हाँ या ना? नहीं पढ़ाया है? किसी गतिशील वस्तु में गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप कार्य के परिमाण के बराबर होती है। माने सीधी बात, अगर गतिज ऊर्जा निकालना है तो आप कार्य निकाल लो, कार्य निकाल लो तो ऊर्जा आ गई। कितने लोग कहते हैं ये बात समझ में आ गई सर? ओके। जो उस वस्तु की विराम अवस्था से वर्तमान अवस्था तक वेग मिलाने में किया जाता है, गतिज ऊर्जा वस्तु की द्रव्यमान m, उसकी चाल v के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होती है, यानी हम कहें 1/2 mv स्क्वायर। ओके। गतिज ऊर्जा से युक्त वस्तु में चलते वाहन की ऊर्जा, चलता वाहन है। गतिशील हवा की ऊर्जा, दोलन करता हुआ दोलक, चाबी भरी हुई घड़ी, लेकिन चाबी नहीं, घड़ी माने कांटे, कांटों में गतिज ऊर्जा है, लेकिन चाबी भरे तो स्थिति। सुन रहे हो? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर। याद हो गया क्या? नहीं याद हो गया? क्या कहा? 1/2। ओके। गतिज ऊर्जा गतिशील वस्तुओं में अपनी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है। उदाहरण, बंदूक से छूटी हुई गोली, तेज आंधी, बहता हुआ जल, चलती हुई हवा। देखें, यदि पिंड का द्रव्यमान दुगना, अब देखो जरा, किसी ने हमसे कहा अलग अलग कंडीशन, पिंड का द्रव्यमान दुगना है ना? हमने कहा ठीक, देखते हैं क्या होता है। हमने कहा 1/2 अभी आ रहा था mv स्क्वायर आ रहा था, अब निकालना है 1/2, द्रव्यमान कर दिया दुगना। सही है? 2 कहां लिख दो? आगे, आगे यहां लिख दो 2, लिख दे। तो देखो, पहले वाली गतिज ऊर्जा की दुगनी। आप द्रव्यमान जितने गुना करोगे उतने गुना गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन अगर आप वेग को दुगना कर दो तो स्क्वायर है। एक्चुअली होना कितनी थी? 1/2
एम भी स्क्वायर। आपने कहा वेग को दुगना कर दें, 1/2 एम आप 2 भी स्क्वायर, सो हो गया 4 भी स्क्वायर। 4 कहां लिख दो आगे, 1/2 एम भी स्क्वायर 4। अब दोनों चीजें दुगनी कर दो, यहां द्रव्यमान भी दुगना कर दो और वेग भी दुगना कर दो, 8 गुना हो जाएगा। अब एक काम करो, एक को आधा कर दो, एक को दुगना कर दो। नहीं आ रही बात समझ में? अब एक काम करो, द्रव्यमान को आधा कर दो, तो 1/2 गुणित द्रव्यमान कर दो आधा और वेग कर दो दुगना, सो 2 भी स्क्वायर, सो 2 भी इंटू 2 भी हो गया। क्या नहीं हो गया? ये 2 से 2 का हो गए, कट गए, 1/2 एम भी स्क्वायर, और ये 2 कहां आ गए आगे, सो हमने कहा दुगना हो गया। दोनों को बढ़ा दो, एक को बढ़ा दो, एक को कम कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? सवाल कर लोगे? कोई डाउट है? ये चीजें जो स्ट्रांगली समझेगा, सवाल उन्हीं से बनेंगे, सवाल कठिन नहीं है। आगे पिंड का द्रव्यमान घटाकर अब कुछ भी करते रहना यार। चलो, यदि गतिशील पिंड का वेग बढ़ाकर 4 गुना कर दिया जाए, अब वेग 4 गुना से हो जाएगी 16 गुना, 4 चौके 16। यदि पिंड का वेग घटाकर आधा, बताने की जरूरत है। अब आ गई स्थिति, हाँ है ना? तो कोई अगर आपसे पेपर में कहे कि हम वेग दुगना कर दें, ठीक है? अच्छा, कोई कहे स्थितिज ऊर्जा, तो भैया स्थितिज ऊर्जा में वेग का कोई काम नहीं न हो, क्योंकि वो तो स्थिर होने के कारण ऊर्जा ही है। अब बताना क्या पढ़ाया हमने? किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति के कारण, विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा का मापन, एम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल से एच ऊंचाई तक ले जाया जाए तो पिंड के ऊपर ले जाने की क्रिया पिंड पर लगे गुरुत्वीय बल एम जी। भार एक्चुअली भार है भैया। भार को बल क्यों कहा गया है? देखो जरा, ये भार है? इसे हमने बल क्यों कहा है? क्योंकि बल का मतलब होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और जब हम धरती से कहा ले जाते ऊपर, तो यहां लगता है जी। क्या लगता है? तो इसीलिए हो गया भार। इसलिए भार एक प्रकार का बल है, भार एक प्रकार का बल है। खूब पढ़ाया है यार, विरुद्ध करना पड़ता है। कार्य ही पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। पिंड की स्थितिज ऊर्जा पिंड के गुरुत्वीय बल एम जी ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य, तो वही बात है ना, कार्य पिंड का भार गुणित ऊंचाई एम जी एच। फिर वही बात कहानी, स्थितिज ऊर्जा की वस्तुएं, किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित जल, ऊंचाई पर भरा हुआ पानी है, कहां भरा है? ऊंचाई, स्थिर है, स्थितिज ऊर्जा। नहीं आ रही बात समझ? पक्का? अब कोई कहे कि ऊपर भरे हुए पानी में कितनी ऊर्जा है, तो हमें पता होना चाहिए कि पानी का द्रव्यमान कितना है, एम हो गया इंटू जी, हमें मालूम 9.8, और टंकी की ऊंचाई निकाल लो गुणित एच, इतनी ऊर्जा है। अगर टंकी फट जाए तो कितना कार्य होगा? एम जी एच निकाल लो, इतना ही कार्य होगा, नहीं बनेगा। पृथ्वी से सॉरी ऊंचाई पर रखे पत्थर के टुकड़े में स्थितिज ऊर्जा रखे, धनुष की कमान खींचने पर स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं: गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय माने जब पृथ्वी से ऊपर जाओ, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जब आप खींचो, हाँ है ना? और ये स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जब पहले विद्युत को हम ट्रांसफर नहीं कर पाते थे, एक ही वस्तु में विद्युत होती थी, उसे हम कहते थे आवेश। क्या कहते थे? उस समय आवेश को ट्रांसफर करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी विद्युत एक जगह है तो दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था नहीं थी। उस आवेश को कहते हैं हम स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि आवेश बह नहीं सकता। फिर जब हम दोनों को विभवांतर के कारण टच करते हैं तो आवेश बहने लगता है, तो हम कहते हैं विद्युत धारा, वो मैटर अलग है। लेकिन आवेश एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थिति का कार्य करने की क्षमता, सब हो गया है। देखो दोनों में अंतर। स्थिति की कारण क्रियाशील ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं, ये क्रियाशील ऊर्जा है।
ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन के कारण होता है। इसका संबंध ऊंचाई से नहीं है, इसका संबंध वेग से नहीं। ऊंचाई पर विराम अवस्था में स्थित पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, ऊंचाई पर है लेकिन स्थिर है। लेकिन ऊंचाई पर स्थित अगर गतिशील पिंड है तो स्थितिज ऊर्जा भी है और गति, हाँ या ना? देखो, स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं, ये तो चल रही है। स्थितिज ऊर्जा किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होती है, गतिज ऊर्जा किसी स्थिति पर निर्भर नहीं होती। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में, हाँ या ना? फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप कह रहे खत्म नहीं किया जा सकता, और आप कहते हो एक बार स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाती है, और कभी आप कहते हो गतिज ऊर्जा जीरो हो जाती है। भैया, अगर स्थिति जीरो हो रही तो गतिज बन रही, गतिज जीरो हो रही तो स्थिति बन रही, नहीं बन रही, कन्वर्ट हो रहा लेकिन खत्म हो रहा क्या? ठीक है, परंतु यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। एक बंद अवस्था में संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण नियत रहता है, न तो ऊर्जा बढ़ती है न घटती है। देखो, एम द्रव्यमान की वस्तु की एच ऊंचाई से पूरा गिराई जाए तो स्थितिज ऊर्जा का मान mgh तथा गतिज ऊर्जा का मान 0। यहां से गिराई जाए, यहां पर स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है, गतिज ऊर्जा 0 है, हमने छोड़ दिया। अब स्थितिज ऊर्जा कम होने लगी, गतिज ऊर्जा बढ़, और अंत में क्या हुआ? एच ऊंचाई पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 थी, वस्तु के नीचे गिरने के साथ स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्यों होगा? एच जैसे जैसे कम होता जाएगा स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और वहां पर वेग बढ़ता जाएगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ती। सब पढ़ा दिया हमने यार। स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा बराबर टोटल एक ही आएगा जो पिछला था। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की जो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा यानी कार्य करने की क्षमता, द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध। अभी इतना बता दो कि आपको ऊर्जा समझ में आई है, कार्य समझ में आया है? देखो बेटा, एक बात और बताएं, डेफिनेशन वाइज कोई भी पढ़ा सकता है, और अभी तक जितना आपने, चाहे आप यूट्यूब की क्लासेस में जाओ, अदर क्लासेस में जाओ, आपको वो मिलेगा मटेरियल जो डेफिनेशन वाइज सही है। लेकिन हम 10वीं 12वीं का एग्जाम नहीं दे, हमें डेफिनेशन नहीं लिखना है, हमें एक्चुअली टिक करना है, लिखा हुआ सवाना हमें टिक करना है। हमें ये बताना कार्य कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा। कभी कभार हमसे निकाली एनर्जी जाएगी, पूछा कार्य जाएगा, कई बार दिया कार्य रहेगा, पूछी एनर्जी जाएगी। अब आंसर हमारे सामने रखे होने के बाद अगर हम ये पता नहीं लगा पाए कि कार्य से ही एनर्जी है और एनर्जी से ही, क्लियर है? नहीं बनेगा, पक्का? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? अब देखो जरा, फिर वही बात, फिर एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी द्रव्यमान कभी क्षति नहीं होता, आप द्रव्यमान खत्म नहीं कर सकते, आप प्रकृति में जितना द्रव्यमान है उतना ही रहेगा। तो उन्होंने कहा जैसे अब कोयला है, आपने कहा कि कोयला कहाँ गया, जल गया, अब कहाँ बचा उतना? तो उन्होंने कहा कि द्रव्यमान काय में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। काय में कन्वर्ट हो गया? आपने यहाँ यूरेनियम रखा था, यूरेनियम कहाँ गया? यूरेनियम काय में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी। तो द्रव्यमान भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो पदार्थ कभी समाप्त नहीं होता। तो ऊर्जा संचित होती है, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। E बराबर mc²। ये m द्रव्यमान है और c जो है वो प्रकाश का वेग है। देखो, m पदार्थ का द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। आइंस्टीन नामक विद्वान ने ये दिया था। इसे आपेक्षकता का सिद्धांत या सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिव द्रव्यमान का रिलेशन एनर्जी से, एनर्जी का, हाँ या ना? E = mc²। पक्का? नाभ की ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान के ही प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि नाभ की ऊर्जा कहां से प्राप्त हुई? हमने यूरेनियम रखा, यूरेनियम के नाभिक से क्या निकले? किरणें निकली, वो लगातार क्षय होता गया, पदार्थ खत्म होता गया, काय में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा रूपांतरण या स्थानांतरण। रूपांतरण में और स्थानांतरण में अंतर है। रूपांतरण का मतलब होता है टाइप चेंज हो जाना,
एक टाइप से दूसरे टाइप, हाँ है ना। और स्थानांतरण का मतलब है कि एनर्जी यहां थी और इसी एनर्जी को नए स्थान तक ले गए, ये है स्थानांतरण। पक्का क्लियर है? एक बात तो बता रहा, जितने लोग कंटिन्यू क्लास में रहे हैं उनको एक अलग मजा आ रहा होगा कि सर आप जितनी बातें बता रहे हैं हमें याद करने की आवश्यकता, क्योंकि वाकई बेटा पहले से जो मेहनत करते आए हैं उनके दिमाग के लिए मात्र मात्र निर्देशन चाहिए, मात्र डायरेक्शन चाहिए कि सर आप तो बता दो हमें कि हमें किस दिशा में जाना है, क्या करना है, और हमें सब कुछ पता चल गया। और जितने सारे लोग ये छत देख रहे हैं, कहीं साउंड देख रहे हैं, कहीं बोर्ड देख रहे हैं, कुछ नहीं होना जाना। इसी बात को मेहनत कहते हैं। पहले मेहनत की, उसका परिणाम आज कई स्टूडेंट में दिखाई दे रहा कि उन्हें मात्र मात्र डायरेक्शन की आवश्यकता है। सर आपने बता दिया, हमें पता चल गया। अच्छा, कितने लोग ये बात एग्री करते हैं? कितने लोग हैं ऐसे जो वास्तव में अध्ययन करते हैं कि सर हम यहां से पढ़ के जाते हैं तो रिवीजन तो करते हैं, लेकिन जब रिवीजन करते हैं तो मुझे लगता है कि रिवीजन की आवश्यकता ही नहीं थी। कितने लोग ऐसी बात को एग्री करते हैं? मत उठाओ, झूठ नहीं। कछु तो ऐसे कि रिवीजन तो ठीक है, कछु भी कर लो। उसका कारण एक है, यहां कई लोगों के चेहरे बताते हैं कि उनका मन नहीं लग रहा। मालूम क्या, वो एक मन में कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, समझ में नहीं आ रहा सर, हाई भाई पढ़ा रहा है पहले ही से। और जबकि सच बात है, जितने लोग पढ़ रहे हैं उन्होंने स्टडी करी है। सच पूछा जाए तो अपन लोगों जैसा तो धरातल कोई पढ़ता नहीं। मतलब कोई वीआईपी भाषा इस्तेमाल करते हैं? ऐसी भाषा कहीं इस्तेमाल ही नहीं करते हम कि जहां पर लगे कि हम बहुत बड़े टीचर हैं। हमारा मूल उद्देश्य है कि हमारे बच्चों तक हमारी बात पहुंचे। अब आप तो कोई सवाल शुरू नहीं करे, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं ये सवाल आगे करके देखना। आप कहेंगे कि सर आपने एक, मालूम अब क्या है, जितने बच्चों ने बेसिक पढ़ा है हमसे, बेसिक, उनको मात्र जरूरत है साहस, उनको मात्र मोटिवेशन की जरूरत है। हमने कराए दर्पण के सवाल, कराए गुरुत्वाकर्षण के सवाल, अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, और यार साइंस के सवाल भी तो बनते हैं। और अब आप बल वाले सवाल करोगे, आप 80% सवाल कह दोगे कल सर ये तो बन रहे थे, पहले ही से बन रहे थे हमसे, कुछ नहीं था। क्योंकि गणित आपसे आती है, गणित आपसे आती है। अच्छा एक बात बताओ, पहले लोग कहते थे कि सर इतने ज्यादा सवाल आप क्यों कराते हैं, 300 350 सवाल आप क्यों कराते हैं, क्या जरूरत है, 50 सवाल इंपोर्टेंट करा दूं। इनमें से कई बच्चे पुराने बैठे हैं जिनने हर लेसन में 300 350, सबसे छोटा लेसन हुआ तो 250 आपने कंटिन्यू सवाल करे हैं। लेकिन सच बताइएगा, उसको करते 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 कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सर अब जीके भी पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ते हैं और याद हो जाता है कि याद ये तो वहां ऐसा करना है। कितने लोग सही वाले हाथ उठाना, झूठ वाले नहीं, झूठ वाले तो छोड़ो, बिल्कुल सही, यही रेशो है। क्योंकि इतने सवाल करते करते अब दिमाग पर छाप छूटने लगी। अब समझ में आ गया ना, मेहनत करने का यही नतीजा होता है। जितने लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे बेटा सुन लो, जब 5-5 घंटे मेहनत करोगे तो दिमाग ऑटोमेटिक इतना चाकू जैसा पहना हो जाएगा, आप कहीं का सन पढ़ोगे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, दिमाग में छाप छोड़ देगा ये फलाना सन है। ये जो ट्रिक बनाते हो ना, इनकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, और ये चीजें ट्रिक से नहीं आती। चलो क्या ठीक है, मुद्दे की बात पर आते हैं। जब कोई कारक किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसमें संचित ऊर्जा मूल रूप से किसी अन्य में परिवर्तित हो जाती है। मुद्दे की बात पर आते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा युक्ति है जो ऊर्जा का रूपांतरण करती है। पक्का? उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, सुना होगा कि नदियों पर हम लगाते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए क्या लगाते हैं? टरबाइन। क्या लगाते हैं? टरबाइन क्या करता है? टरबाइन पहले घूमता है फिर विद्युत पैदा करता है, हाँ या ना? टरबाइन पहले क्या करता है? अरे बोलो रे,
फिर विद्युत माने पहले करता है कार्य, क्या करता है? कार्य का दूसरा नाम है यांत्रिक ऊर्जा। क्या नाम है? तो वो क्या करेगा टरबाइन? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, चलो आपने क्या किया, आपने विद्युत ऊर्जा घर में ले आए, अब तो उन्हें प्लग लगा दिया, प्रेस। अब क्या हुआ? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। नहीं आ रही बात समझ? जे लगाए हम माइक, क्या लगाए हैं? और जे लगे स्पीकर, जे माइक है और जे स्पीकर। इस माइक ने क्या किया? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला, विद्युत में। और ये विद्युत कहां तक पहुंच गई? एम्पलीफायर तक, डोरियों की सहायता से यहां तक पहुंच गई। क्लियर है? और अंत में क्या हुआ? इन साउंड ने क्या किया? फिर विद्युत ऊर्जा को काहे बदल दिया? पक्का? तो इसका काम है ध्वनि ऊर्जा को, और साउंड का काम है ध्वनि ऊर्जा। पक्का? क्लियर है? आपने सौर सेल लिया, बैटरी, बैटरी धूप में रखी, चार्ज हो गई, क्या हुआ? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक, विद्युत में नहीं, स्टोर हुआ है। अभी विद्युत को स्टोर नहीं किया जा सकता। एक बात याद रखना जिंदगी में, विद्युत को आप स्टोर नहीं कर सकते। आप रासायनिक ऊर्जा को स्टोर कर सकते हो, विद्युत को स्टोर नहीं कर सकते। विद्युत तो तुरंत पैदा होती है और तुरंत चल जाती है। अब आप कहोगे सर बैटरी चार्ज हो गई, यही तो किया आपने। बैटरी में आपने क्या किया? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में सेव कर लिया। सुन रहे हो? कहीं यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा दिए, वहां के वहां पहुंच गए, सेव हो गए। अब वो इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? वापस कहा देंगे एनर्जी। वो एनर्जी को तुम कहां में बदल लोगे? विद्युत में। आपका काम बन जाएगा। नहीं आ रही बात सुनो? देखें, विद्युत हीटर, हीटर क्या करता है? विद्युत लेता है और ऊष्मा में बदल दे। कोई डाउट? लाउड स्पीकर की बात कर रहे, माइक की बात नहीं कर रहे। स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा लेता है, और इसका उल्टा क्या है? माइक, क्या नहीं है? माइक क्या करता है? चलिए आगे बढ़े। विद्युत बल्ब, बल्ब क्या कर रहा है? विद्युत ऊर्जा ले रहा है, प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा। नहीं आ रही बात सुन? पक्का? चलो कल आपने कहा था वॉशिंग मशीन के बारे में अपन पढ़ रहे थे। वॉशिंग मशीन ने विद्युत ली, मशीन घूमने लगी, उसने विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। नहीं आ रही बात में? अच्छा पंखा क्या कर रहा? गाय में यांत्रिक या कहते गतिज ऊर्जा में, जबकि टरबाइन क्या कर रहा था? यांत्रिक ऊर्जा को। सुन रहे हो? ये पंखा एक प्रकार की मोटर है। क्या है? दो चीजें होती है मशीन है, दो प्रकार की, एक डायनेमो और एक मोटर। क्या कहा हमने? डायनेमो पहले घूमता है, फिर विद्युत पैदा करता है। सुन रहे हो? तो ऐसे जैसे जनरेटर, जनरेटर पहले घूमता है, फिर विद्युत। पक्का? ये आपने देखो पुरानी साइकिलों में पहले लाइट लगी होती थी और नीचे एक मोटर लगी होती थी, वो चक्का के साथ घूमती थी, और घूमने के कारण वो विद्युत पैदा हो जाती थी। वही है डायनेमो। डायनेमो चला तो विद्युत पैदा हुई। अच्छा उल्टा, जब विद्युत ली और तब घूमे, तो ये मोटर है। क्या है? तो दो यंत्र होते हैं, एक डायनेमो और एक मोटर। पंखा एक प्रकार की मोटर है। क्या है? ओके, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को, यही उल्टा कार की बैटरी, कार नहीं, कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को। एक बात देखो, पहले ये बैटरी दोनों तरीके से काम कर रही। बैटरी चार्ज कब होती है?
जब गाड़ी चलती, गाड़ी के पार्ट्स चढ़े और इसने अपने आप को, ये कार लिख लेना, कार है नहीं, कार, कार क्या होता, अब लिखते रहना बाद में, क्या होगा, पहले ये यांत्रिक ऊर्जा को बदलेगी रासायनिक और स्टोर कर लेगी। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत, याद रखना बैटरी, सेल, इनमें कभी विद्युत ऊर्जा स्टोर नहीं होती, क्योंकि विद्युत को स्टोर नहीं किया जा सकता। विद्युत को पहले आपको दूसरे रूप में बदलना होगा, तभी आप इसे स्टोर, सुन रहे हो, डायरेक्ट विद्युत को कहीं आप स्टोर नहीं कर सकते। देखिए आगे बढ़े, फेंके गए पत्थर की ऊर्जा, आपने पत्थर से फेंका, पहले क्या थी, पेशी ऊर्जा, हमारी मांसपेशियों में क्या थी, काय में बदल गई गतिज ऊर्जा, धनुष, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, हाँ है ना, कुछ भी देखो, वाष्प इंजन, ये वाला शाह है वाष्प, क्या कर रहा है वाष्प इंजन, वाष्प इंजन में पहले कोयला डाला, कोयला से पानी गर्म किया, नहीं किया, फिर पानी से बनी भाप, भाप से बना प्रेशर, और प्रेशर से इंजन चला आगे। तो हमने क्या किया, वास्तव में हमने ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल दिया है। नहीं आ रही बात सुन, आपने कोयला जलाया, देखो कई प्रकार के उदाहरण, एक आध उदाहरण, कोयले का जलना, कोयला अपने आप में एक रासायनिक पदार्थ है, क्यों है भाई, उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अरे पेड़ पौधा है, जमीन में दब करके क्या बन गया, कोयला। आपने कोयला जलाया, अब उसमें रसायन भरे थे, रासायनिक ऊर्जा को काय में बदला, क्या नहीं बदला, बदला है। आप घर में लकड़ियां जलाते हो, लकड़ी के अंदर रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, आपने लकड़ियां जलाई, कब पकड़ गई आग, तो हमने लकड़ी को जलाने पर रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया। आप घर में एलपीजी गैस जलाते हो, एलपीजी क्या है, रासायनिक पदार्थ है, क्या है, नहीं है। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा को बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, ओके। आगे, जलता हुआ कोयला, ओके, विद्युत सेल, सेल दो आ गया, सेल, सेल में कहीं नहीं कहेंगे कि आप विद्युत ऊर्जा को बदल रहे, सेल के अंदर, बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक, क्या है, जब ये चार्ज होती है तो विद्युत ऊर्जा बदलती है रासायनिक में, और जब ये विद्युत देती है तो रासायनिक ऊर्जा, ओके, विद्युत अपघटन करा रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक, ये विद्युत अपघटन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन। बिजली का चूल्हा, बिजली का चूल्हा क्या कर रहा, विद्युत को ले रहा, ऊष्मा में बदल रहा। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा ले रहा, यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदल रहा है। टरबाइन क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को, कौन शक्ति क्या कर रही, पहले भूमि, भूमि का ऐसे हवा से, हवा क्या है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से पहले यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, और तुम इस विद्युत को कहीं भी ले जाओ, सो फिर चाहे तुम गतिज बना लो, चाहे तुम्हें जो बनाना सो वो बना लो। नहीं आ रही बात समझ में, आ रही है। विद्युत चुम्बक, विद्युत चुम्बक क्या होते हैं, आपने विद्युत दी, वो चुम्बक बन गए, तो विद्युत को क्या बदल दिया, चुम्बक। देखो परमाणु बम, परमाणु बम क्या है, रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा, अभी पढ़ेंगे बना के। माइक्रोफोन, विद्युत ऊर्जा को माइक। सितार, सितार क्या कर रहा है, आपने ढोल ले लो, सितार ले लो, हारमोनियम ले लो, तुमने तार बजाया, तुमने पहले क्या कर दिया, कार्य, पहले क्या कर दिया, कार्य, कार्य को बदल दिया ध्वनि ऊर्जा में। सुन रहे हो,
नहीं बदल दिया। कार्य माने यांत्रिक ऊर्जा। ढोल में क्या किया, पहले कार्य, फिर कार्य में बदल लगी ध्वनि। देखो, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश, और प्रकाश के साथ साथ क्या निकल रही, ऊष्मा, हीट भी निकल रही। हाँ या ना। ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर की ऊर्जा स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, ऊपर जाता हुआ पत्थर गतिज ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा, नीचे आता हुआ पत्थर स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा। रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा, जो भी आप चाहें। बिजली की घंटी या टेलीफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि। आपके घर में घंटी लगी है, बाहर वाले ने स्विच दबाया, यहाँ घंटी बजने लगी। एक्चुअली वहां क्या थी, विद्युत। विद्युत को उसने क्या में बदल दिया, ध्वनि में। नहीं बदल दिया। ऊर्जा तथा शक्ति में अंतर। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा। तो अभी यहां तक की बात समझ में आई है। आपको अदर किताबों में एग्जाम्पल मिलेंगे, इतने सारे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। कहीं से भी कोई चीज उठा लू आप, कोई भी चीज उठा लू, आपको वहां से एनर्जी मिलेगी। बस इतना ये भ्रम त्याग देना। कई बच्चों का उदाहरण हमेशा इसी में गलत होता है कि बैटरी से बल्ब जला रहे, बोले विद्युत ऊर्जा को हमने प्रकाश ऊर्जा बदल दिया। यही गलत। और सबसे पहला ऑप्शन यही आएगा, बैटरी और सेल में विद्युत ऊर्जा नहीं होती है। समझ में आ रही बात? कौन सी ऊर्जा होती है? क्लियर? अब हम पानी पी करके आ रहे हैं और आगे बात कर रहे हैं। कहां तक पढ़ लिया अपन ने? शक्ति तो खत्म है। देवी बंद कर देना कुछ देर के लिए बोर्ड और कैमरा। देवी बंद कर दो बोर्ड और कैमरा कुछ देर के लिए।